माय डियर स्टूडेंट्स, मॉडर्न गुरुकुल चैनल में आप सबका स्वागत है। मॉडर्न गुरुकुल इज ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग योर कंसेप्ट्स एंड एनहांसिंग योर नॉलेज फॉर वेरियस एग्जाम्स। पिछले वीडियो में स्क्रू एज के पार्ट 1 में आपने स्क्रू एज की संरचना यानी उसका कंस्ट्रक्शन, उसके डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं ये आप देख चुके हैं। अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हम आपको इसका जो प्रिंसिपल है, क्या सिद्धांत है, इसका लीस्ट काउंट या अल्पतमांक किस प्रकार से निकाला जा सकता है, साथ ही साथ इसमें कौन कौन सी त्रुटियां संभव है और उनका निराकरण किस प्रकार किया जाता है ये समझाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इसकी, इस चूड़ी दिखाई दे रही है आपको, इसको यहां जो दिखाई दे रहा है इस फिगर को अपन थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लेते हैं, मिटा लेते हैं इसका। स्क्रू गेज के स्क्रू को इस रेचेट की सहायता से रोटेट करते हैं। रोटेट करते हैं तो ये क्या होता है, स्क्रू आगे की तरफ बढ़ता है। तो आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो इसके रोटेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसमें हम कुछ डेफिनेशन बता सकते हैं। इसमें सबसे पहली डेफिनेशन कहलाती है पिच, या जिसे कहते हैं चूड़ी अंतराल। क्या बताने जा रहे हैं हम आपको, पिच या चूड़ी अंतराल। तो चूड़ी अंतराल मींस यहां जो चूड़ियां बनी हुई हैं उनके बीच का गैप। एक्चुअल में जब हम स्क्रू को रोटेट करते हैं तो एक पूरा रोटेशन होने पर स्क्रू जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है उसे उसकी पिच या चूड़ी अंतराल कहते हैं। क्या बताया हमने, यहां जो चूड़ियां बनी हुई हैं ये कहां से कहां तक की, इतनी डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की ये हो जाएगी आपकी पिच। पिच या चूड़ी अंतराल क्या बताया हमने आपको, रिपीट कर देते हैं आपके लिए। पिच इज द लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन, यानी एक पूरा कंप्लीट रोटेशन जैसे इसको हम देंगे तो स्क्रू जितना आगे की तरफ या पीछे की तरफ बढ़ेगा उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं, या हिंदी में इसे कहते हैं चूड़ी अंतराल, चूड़ी का अंतर। यदि हम स्क्रू को 10 टाइम्स रोटेट करते हैं तो यहां लिख देते हैं नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन इक्वल टू, आपको दिया है 10, यानी कि पूर्ण चक्करों की संख्या। आपको कितनी दी है, 10 दी हुई है। और क्या दिया है, स्क्रू कितना मूव करता है, उसका 5 मिलीमीटर मूव करता है ना। लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू इक्वल टू 5 मिलीमीटर। स्क्रू द्वारा तय की गई रैखिक दूरी कितनी दी है आपको, 5 मिलीमीटर दी है। आपको उसका पिच या चूड़ी अंतराल निकालना है। पिच या चूड़ी अंतराल बराबर क्या होता है, एक चक्कर में तय की गई रैखिक दूरी। ठीक है, ये आपको निकालना है। सीधे सीधे क्लियर दिख रहा है हमको कि 10 रोटेशन लगाने पे वो 5 मिलीमीटर मूव करता है, तो एक रोटेशन के लिए वो कितनी डिस्टेंस को मूव करेगा। तो अपन कैसे निकालेंगे इसको, सी डिस्टेंस कवर्ड यानी 5 mm
है ना, ये डिस्टेंस हो गई आपकी, और ये नंबर ऑफ रोटेशन है एन है, मान लो ये, इसको अपने डी सपोज कर लिया, तो सी सीधे आएगा डी बाई एन बराबर हो जाएगा आपका, डी कितना दिया आपको 5 mm अपॉन 10, यानी कि आ जाएगा ये 0.5 mm उसका पिच हो गया। एक छोटा सा अपन इसको न्यूमेरिकल से भी पिच को देख लिया। अब अगली डेफिनेशन आती है हमारी लीस्ट काउंट या अल्पतमांक। हमने स्क्रू एज की संरचना में देखा था कि यहां पर सर्कुलर स्केल में निशान लगे रहते हैं, तो एक निशान को या एक पार्ट को रोटेट करने पर स्क्रू जितनी डिस्टेंस आगे मूव करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, उसे कहते हैं इसका लीस्ट काउंट या अल्पतमांक। किसी भी उपकरण का अल्पतमांक वह छोटी से छोटी डिस्टेंस होती है, वह छोटी से छोटी रीडिंग होती है जिसको हम उस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से मेजर कर सकते हैं, नाप या माप सकते हैं। लीस्ट काउंट क्या हो गया? मिनिमम डिस्टेंस दैट कैन बी और मिनिमम रीडिंग दैट कैन बी टेकन फ्रॉम द एनी इंस्ट्रूमेंट। तो यहां पर कितनी होगी? स्क्रू को एक खाना, यहां पे कितने खाने, जैसे इस स्क्रू गेज में प्रति स्केल में यहां पर 100 पार्ट्स हैं, 100 खाने, तो एक खाना जितनी डिस्टेंस में मूव करेगा, एक खाने को रोटेट करने पे स्क्रू जितनी डिस्टेंस मूव करेगा वो इस स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट हो जाएगी। तो हम लीस्ट काउंट की या अल्पतमांक का फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा? लीस्ट काउंट इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। हिंदी में भी लिख लेते हैं इसको अपन। अल्पतमांक का क्या फॉर्मूला हो गया? पिच, पिच यानी कि चुबड़ी अंतराल, बटे वृत्तीय स्केल में खानों की कुल संख्या। जैसे हमारे पास जो स्क्रू गेज है, यदि हम इसको देखें तो इसके जो मेन स्केल के एक पार्ट की रीडिंग है या पिच है वो 1 mm है, तो हम इसका निकाल के दिखा रहे हैं लीस्ट काउंट, एलसी से शो कर दे रहे हैं। तो पिच यानी कि 1 mm अपॉन, इसमें नंबर ऑफ डिविजन्स इन द सर्कुलर स्केल 100 है, तो अपॉन 100। इसी संबंधित हम न्यूमेरिकल भी लिख के कर सकते हैं। तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा इसका? 0.01 mm, या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0.001 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने इस स्क्रू गेज का आपको लीस्ट काउंट निकाल के दिखा दिया। दो डेफिनेशन हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं स्क्रू गेज में होने वाली त्रुटियों की, उसमें कौन कौन सी एरर होती है। तो पहली एरर होती है जीरो एरर। इसे कहते हैं शून्यांक त्रुटि, या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण हो सकती है। इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं हम? इस स्क्रू गेज के स्क्रू को मूव कराकर दोनों स्टड को आपस में टच कराते हैं। इस प्रकार से हम आपस में ऐसा टच करा देते हैं। कब तक टच कराते हैं? जब तक कि इस रैचेट में चट चट की आवाज ना आने लगे। टच कराने पर हमारे पास में 3 स्थितियां हो सकती हैं, 3 कंडीशन हो सकती हैं। हम उसको यहां पे डायग्राम से बना के आपको दिखाते हैं, थोड़ा आपसे ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। पहली कंडीशन क्या हो रही है? जब बेस लाइन और
सर्कुलर स्केल का, वृत्तीय स्केल का 0 दोनों बिल्कुल एक सीध में होते हैं, इस कंडीशन में कोई भी जीरो एरर नहीं होती है, तो लिख देते नो जीरो एरर, यानी कोई भी शून्याङ्क त्रुटि नहीं है। दूसरी स्थिति क्या आ सकती है कि जब हम दोनों स्टड को टच कराते हैं तो सर्कुलर स्केल का 0 मेन स्केल की जो लाइन है, बेस लाइन है, उससे जस्ट नीचे जाता है। कहां आ रहा है? ये नीचे जा रहा है, तो हम यहां पर इतनी रीडिंग एक्स्ट्रा नोट कर पा रहे हैं। इस प्रकार की एरर को हम कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर कब होती है? जब दोनों स्टड को टच कराने पर सर्कुलर स्केल का 0 बेस लाइन है आपकी, है ना, बेस लाइन के नीचे रह जाता है। उस कंडीशन में जो एरर उत्पन्न होती है उसे कहते हैं अपन पॉजिटिव जीरो एरर, यानी कि धनात्मक शून्याङ्क त्रुटि। धनात्मक शून्याङ्क त्रुटि। इसके अपोजिट, यदि मान लो दोनों स्टड को टच करने पर सर्कुलर स्केल का 0 इस बेस लाइन से ऊपर चला जाता है, यहां कहीं आ गया मान लीजिए, तो उस कंडीशन में जो एरर होती है स्क्रू गेज में उसे कहते हैं नेगेटिव जीरो एरर। यानी कि ऋणात्मक शून्याङ्क त्रुटि। क्या हो गया? जब हमने स्क्रू गेज के दोनों स्टड को टच कराया तो तीन परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। पहली परिस्थिति में सर्कुलर स्केल का 0 बेस लाइन के या आधार रेखा के बिल्कुल सीध में है, तो स्क्रू गेज में कोई भी शून्याङ्क त्रुटि नहीं होगी, कोई भी जीरो एरर नहीं होगी। यदि सर्कुलर स्केल का या वृत्तीय स्केल का 0 बेस लाइन के नीचे रह जाता है तो उसमें धनात्मक या पॉजिटिव जीरो एरर उत्पन्न हो जाती है, और यदि सर्कुलर स्केल का 0 बेस लाइन के ऊपर चला जाता है तो उसमें उत्पन्न त्रुटि नेगेटिव जीरो एरर या ऋणात्मक शून्याङ्क त्रुटि कहलाती है। अब इन त्रुटियों का निराकरण कैसे करते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं धनात्मक शून्याङ्क त्रुटि का। तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि सर्कुलर स्केल का कौन सा वाला पार्ट आधार रेखा या बेस लाइन की सीध में है। जैसे इस डायग्राम में हमको क्या दिखाई दे रहा है? 0 यहां पर है, तो ये फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड वाला खाना। कौन सा वाला कॉलम हम वहां पे लिख देते हैं? थर्ड वाला, है ना, बेस लाइन की आधार रेखा के बिल्कुल सीध में है। तो उस थर्ड नंबर में हम स्क्रू गेज के अलग क्रमांक का गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं उसमें? इस थर्ड नंबर में स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको एरर मिल जाती है। तो यहां पर एरर कैसी होगी? 3 into 0.01 इक्वल टू 0.03 मिलीमीटर। ये हमारी क्या हो गई? आपकी पॉजिटिव जीरो एरर हो गई, प्लस साइन के साथ में, इसलिए हम चाहो तो यहां पर प्लस भी लगा देते हैं। नेगेटिव जीरो एरर को किस तरह से एस्टिमेट करते हैं? यहां पर भी हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कौन सा वाला पार्ट सर्कुलर स्केल का बेस लाइन के सीध में है। तो यहां पे 0 है, ये 90 लिखा है, तो ये 91 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दोबारा 100 हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये 91 92 93 94 95 और 96 वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। तो हम इसको ऐसा निकालते हैं, टोटल पार्ट से 100, उसमें से हम 96 वाला पार्ट मिला था, फिर से काउंट करते हैं, 91 2 3 4 5 6 96। इसमें हम उसके लीस्ट काउंट कितना निकाला है? जैसे इस केस में हमने लीस्ट काउंट क्या निकाल के रखा था? 0.01। इसको मल्टीप्लाई करते जाएगा 0.04 मिलीमीटर, ये वैल्यू आ गई। यहां ध्यान दें, ये वैल्यू किसकी है? लीस्ट काउंट की है। तो आपको अपने
स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट निकालना है और उसको मल्टीप्लाई करना है। 0.01 का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है, किसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है? उसके नंबर ऑफ पार्ट्स में लीस्ट काउंट का या अल्पतमांक का हम गुणा करते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या निकाल लिया, ये नेगेटिव जीरो एरर निकल गई। नेगेटिव जीरो एरर है तो इसको अपन माइनस साइन के साथ में भी लिख सकते हैं। ये नेगेटिव जीरो एरर थी, हाँ माइनस का साइन हम लगा लेते हैं। यहाँ माइनस का साइन क्या क्यों लगाया हमने? ये शो करने के लिए कि नेगेटिव जीरो एरर है। अब जीरो करेक्शन यानी जो एरर आई है जीरो एरर के कारण, उसको हम मेन रीडिंग से करेक्ट करते हैं। तो जो एक्चुअल रीडिंग हो जाती है वो क्या हो जाती है, यहां लिखते हैं करेक्ट रीडिंग किसको कहते हैं अपन? एक्चुअल रीडिंग क्या हो जाएगी या करेक्ट रीडिंग क्या हो जाएगी? ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर। ये ध्यान देना कि हम ऑब्जर्व रीडिंग में से जीरो एरर को साइन के साथ में घटाते हैं। तो एक्चुअल में जो पॉजिटिव जीरो एरर है वो यहाँ पर माइनस हो जाती है और नेगेटिव जीरो एरर क्या हो जाती है, वो ऑब्जर्व रीडिंग में जाकर या जो हमने रीडिंग ली है उसमें जुड़ जाती है। तो इस प्रकार से पॉजिटिव जीरो एरर का करेक्शन नेगेटिव होता है, यानी कि उसको ऑब्जर्व रीडिंग में से माइनस किया जाता है, और नेगेटिव जीरो एरर का जो करेक्शन होता है वो पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है? क्योंकि कितनी रीडिंग उसकी कम आई थी कितना हम उसमें ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो समझने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि एक्चुअल रीडिंग निकालने के लिए हम ऑब्जर्व रीडिंग में से जीरो एरर को क्या कर देते हैं, साइन के साथ में। जीरो एरर को माइनस कर देते हैं। कैसा माइनस करते हैं? विद साइन, यानी पॉजिटिव एरर को प्लस साइन के साथ में रखेंगे और यहाँ पर नेगेटिव एरर को माइनस साइन के साथ जब रखेंगे तो ये एक्चुअल में प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जीरो एरर को भी देख लिया। अब इसमें दूसरी प्रकार की एरर होती है, वो कहलाती है बैकलेस एरर, या जिसे हम कहते हैं पिच्छद त्रुटि। पिच्छद त्रुटि क्या होती है कि जब स्क्रू पुराने हो जाते हैं, घिस जाती है इसकी चूड़ियां, तब यदि हम इसको पुराने घिस गए इसकी चूड़ियां, तो यदि हम स्क्रू को एक डायरेक्शन में ऐसा घुमाते घुमाते सडनली बैक डायरेक्शन में अचानक विपरीत दिशा में घुमाना चालू करते हैं, तो इसका सर्कुलर स्केल तो रोटेट हो जाता है, लेकिन जो स्क्रू ये चूड़ियां है ना, इसके ऊपर जो स्क्रू है वो अपनी जगह से आगे या पीछे नहीं सरकता है, वहीं तो वहीं वो स्लिप हो जाता है। इस प्रकार की एरर को कहते हैं बैकलेस एरर या पिच्छद त्रुटि। फिर रिपीट कर देते हैं, पिच्छद त्रुटि क्यों उत्पन्न हो रही है? स्क्रू के चूड़ियां घिस जाने के कारण उत्पन्न हो रही है। मेन कारण क्या है कि आप स्क्रू को एक डायरेक्शन में घुमाते घुमाते अचानक या सडनली बैक डायरेक्शन में घुमाने लग जाते हैं, तो स्क्रू स्लिप हो जाता है। इससे बचने के लिए बैकलेस एरर को पहली बात तो दूर नहीं किया जा सकता। बैकलेस एरर को हम रिमूव नहीं कर सकते, केवल इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। इससे बचा जा सकता है, दूर नहीं कर सकते। बैकलेस एरर या पिच्छद त्रुटि से बचने के लिए हमें स्क्रू को केवल एक डायरेक्शन में घुमाना चाहिए। जैसे हमें इसकी मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट की हमको रीडिंग लेनी है, इसकी रीडिंग लेनी है, तो हम इसको स्क्रू को ऐसा फिट करके ज्यादा खोल लें, इसको गैप से ज्यादा ऐसा खोल लिया, और अब केवल क्या करेंगे, हम इसको से बीच में रखा और स्क्रू को हम केवल एक डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में अभी हम घुमा रहे हैं, इसको अब कहीं से भी बैक डायरेक्शन में नहीं घुमाएंगे। बस चट चट की आवाज आने लगी, हमने इसको रोक दिया, बस इतना ही हमको घुमाना है। इसको ऐसा नहीं कि घुमाने के बाद में ऐसा कर लिया और ऐसा कर लिया, बिल्कुल नहीं। रिवर्स डायरेक्शन में जब आपने इसको रोटेट किया तो क्या हो जाएगा, उसमें बैकलेस एरर उत्पन्न होने की या पिच्छद त्रुटि उत्पन्न होने की संभावना हो जाती है। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर एवं लाइक अवश्य करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। इस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।